हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द बायोग्राफी ऑफ अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट को सब जानते हैं और जब बात आती है महान शासकों की तो उसमें जो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है अशोक का। अशोक की अगर हम लाइफ को देखते हैं तो इनकी लाइफ हमें दो फेज़ पे देखने के लिए मिलेगी। पहला फेज़ वो जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा क्रूअल थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट करी, वॉर करी, लोगों को मारा, क्योंकि इन्हें सिर्फ अपने साम्राज्य को एक्सपेंड करना था। लेकिन बाद में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है इनकी लाइफ में कि पूरी तरह से जो इनकी पर्सनालिटी होती है वो चेंज हो जाती है। ये नॉन वायलेंस से सीधा क्या बन जाता है, एक बहुत ही दयालु इंसान बन जाते हैं जो अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं। ना केवल अपनी लाइफ में बल्कि हर जगह ये क्या चाहते थे, पीस चाहते थे। अब ये वॉर नहीं चाहते थे। वो जो टर्निंग पॉइंट जो आता है इनकी लाइफ में वो होता है कलिंगा वॉर से। कलिंग में जब ये वॉर करते हैं तो वहाँ पर लाखों लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं, औरतें विधवा हो जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। और जब ये उस चीज़ को देखते हैं तो उनका जो हृदय परिवर्तन हो जाता है, मतलब एक बहुत बड़ा चेंज आता है इनकी लाइफ में कि क्या बस मैं इस साम्राज्य को पाने के लिए, मतलब मैंने इतने लोगों को मार गिराया, बिल्कुल हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं, जो ज़मीन होती है वो खून से लाल हो चुकी होती है, कि क्या सिर्फ इस एक कलिंग राज्य के लिए, मतलब मैंने इतना सब कुछ कर दिया, क्या अब ये वो राज्य जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही है? क्योंकि जो कलिंग राज्य था वो अपने आप में बहुत ही संपूर्ण और खुशहाल राज्य था। लेकिन जब वो राज्य अशोक को मिला तो उसकी पूरी तरह से काया पलट हो चुकी थी, क्योंकि अब वहाँ पर अनाथ बच्चे, जो औरतें थी वो रो रही थी। जब वहाँ पर जो अशोक थे, जब वॉर के अगले दिन जब वो वहाँ पर जाते हैं तो पूरी तरह से हर तरफ तबाही मची हुई थी। तो ये चीज़ जो होती है ये उनके मन को, मतलब हम कह सकते हैं उनका जो हृदय होता है, मतलब उनको बहुत दुख पहुंचाती है। और वहीं से वो टर्निंग पॉइंट आता है जब वो अपनी लाइफ में वॉर को छोड़ के वो किस तरफ जाते हैं, वो धर्म की नीति को अपनाते हैं। तो चलिए अपने जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं, अशोका द ग्रेट। तो सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। तो अशोका के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, काफ़ी बड़े एक ग्रेट एम्परर के तौर पे जाने जाते थे, मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। टाइम पीरियड की बात करें तो 268 से 232 बीसी तक इनका रूल रहा है। तो मतलब अच्छा खासा ये 38 टू 40 ईयर्स तक इनका रूल रहा है। और ये जाने जाते हैं अपने एक रिमार्केबल कन्वर्जन के लिए, क्योंकि देखिए मैंने आपको जैसे कि बताया कि शुरू में ये बहुत ज़्यादा इनकी जो पॉलिसीज़ होती है वो नॉन वायलेंट पॉलिसीज़ होती हैं। लेकिन कलिंग के वॉर के बाद ये क्या हो जाता है, एक मर्सीफुल किंग के तौर पर सामने आते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो ये चीज़ होती है ये इनको अलग बना देती है, क्योंकि जैसे ये शुरुआत में थे, अगर ये एंड तक भी ऐसे रहते तो कभी इनकी गिनती महान राजाओं में ना होती। इन 265 to 261 BCE, after witnessing the devastation of on attack on the Kaling region, the converted from being a brutal conqueror of the vast empire। तो अब देखिए मैंने आपको बताया जैसे कि कलिंग पर ये एक बहुत बड़ा अटैक करते हैं, और उस अटैक से क्या होता है, जो कलिंग होता है वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। वो जो कॉन्क्वायर था उस एम्पायर को जीतने के लिए वो इतना खतरनाक होता है कि उसमें लाखों लोग मारे जाते हैं। और उसी के बाद जब वो उस चीज़ को अपनी आंखों से देखते हैं, जब वो अगले दिन उस वॉर को लड़कर जब अपने उस साम्राज्य की तरफ बढ़ते हैं, तो वो जब लोगों को देखते हैं कि किस तरह से वो रो रहे हैं, उनके जो घर वाले हैं, उनकी जो फैमिलीज है वो किस तरह से उनकी डेड बॉडीज के सामने, मतलब होता है ना कि जब कोई पूरा साम्राज्य आपने ख़राब कर दिया है तो वहाँ पर अब खुशी तो बचेगी ही नहीं कहीं भी। तो हर तरफ बस वहाँ तबाही थी। तो जब उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है और वो जो बौद्ध धर्म की जो नीति होती है, धर्म नीति होती है, वो उसको अपनाते हैं, वो उसके बारे में शिक्षा लेते हैं, और उसके बाद वो नॉन वायलेंट प्रिंसिपल्स को अपना लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए इस मैप में पूरा का पूरा दिखा रखा है कि किस तरह से उन्होंने पूरा इस तरह से इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था। अगर नीचे साउथ में जो जो चोला पांड्या चेरा थे उनको छोड़ के अगर हम पूरा का पूरा ये देखें तो ये पूरा इंडिया उन्होंने अपने अंडर ले रखा था। ये अशोक के टाइम का साम्राज्य है, किस तरह से उन्होंने पूरा कॉन्क्वायर कर रखा था। हालांकि वो जो मौर्य डायनेस्टी थी उसने काफ़ी कुछ पहले से ही पूरा कैप्चर कर रखा था ये, लेकिन इस चीज़ को जो मेंटेन किया और आगे बढ़ाया तो उसमें अशोका ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, क्योंकि भले ही उन्हें मिल ज़रूर गया था, क्योंकि पहले से जो मौर्य डायनेस्टी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उस चीज़ को आगे मेंटेन करना ये भी कोई आसान काम नहीं है। तो पूरी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से जो अशोका द ग्रेट थे उन्होंने इस पूरे साम्राज्य को अच्छे से मेंटेन कर रखा था। अशोका द ग्रेट की अगर मैं आपको एक छोटा सा, मैं आपको उसका टाइटल, बर्थ, उनके पेरेंट्स के बारे में बताती हूँ शॉर्ट में बिल्कुल। तो टाइटल इनका क्या था, देवन, जो देवनम प्रियदर्शी। ठीक है, और ये वहाँ पे पता चलता है उनके लिखी हुई जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ से हमें पता चलता है कि इनको लोग इस नाम से ही बुलाते थे। इनकी बर्थ की बात करें तो 304 BC पाटलिपुत्र में हुई थी, जो अब मॉडर्न पटना है। पेरेंट्स की बात करें तो उनके फादर का नाम बिंदुसार था और उनकी माता का नाम देवी धर्मा था। ठीक है, अगर इनके टाइम की बात करें तो 268 से 232 BC तक इनका जो टाइम पीरियड है वो है। सिंबल लॉयन, जो रिलीजन था वो बौद्ध धर्म था। और इनकी अगर वाइफ का बात करें तो उनकी जो वाइफ थी वो काफ़ी सारी वाइफ थी इनकी, जिसमें जो असंध मित्रा थी, एक देवी थी, एक कारुवकी थी, पद्मावती थी और तिष्या रक्षा थी। ठीक है, चिल्ड्रन की बात करें तो महेंद्र और संघमित्रा
तिवाला, कुणाल और चारुमती। जो सबसे इंपॉर्टेंट है दो हमें जो हमेशा याद रखने हैं वो है महेंद्र और संघमित्रा, क्योंकि इनको ये एज अ बुद्धिस्ट मिनिस्ट्री बना के ये कहाँ भेजते हैं, ये श्रीलंका भेजते हैं उनको बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। ठीक है, तो उसमें याद रखना है टाइटल देवनम प्रियदर्शी। जो बर्थ है वो 304 BC में हुई पाटलिपुत्र में। जो पेरेंट्स हैं फादर बिंदुसार और जिनकी माता का नाम है वो है धर्मा, और सिंबल लॉयन था। रिलीजन बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और दो चिल्ड्रन जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं जो कि बुद्धिस्ट मिशनरी बनकर वो अलग अलग कंट्रीज़ में गए थे, तो वो है महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, तो ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं अच्छे से। अब बात करते हैं इनकी बर्थ की। तो जो अशोक थे हम सबको पता है वो मॉडर्न किंग बने थे आगे चल के, और इनके जो फादर थे वो भी एक मॉडर्न किंग थे, बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी हिस्ट्री की जो सीरीज़ है उसकी वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके उन सभी लेक्चर्स को देख सकते हो। उनकी जो माता थी वो भी जो क्वीन थी वो कौन थी, देवी धर्मा। ठीक है ना, जो बिंदुसार की जो वाइफ थी देवी धर्मा, उनसे अशोक का जन्म हुआ था 304 BC में। ही वॉज अ ग्रैंड सन ऑफ ग्रेट चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि जो बिंदुसार के फादर थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो ये उन्हीं के ग्रैंड सन थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही क्या किया था, मौर्य डायनेस्टी को फाउंड किया था। उन्होंने तो बनाया था, वो फाउंडर थे वो उस डायनेस्टी के। किसकी हेल्प से बनाया था, चाणक्य की हेल्प से बनाया था। ये हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं और हम चाणक्य की पूरी बायोग्राफी भी कर चुके हैं। जो धर्मा थी उनका जो दूसरा नाम था वो सुभद्र रंगी था, और जो साथ में जो उनका एक और नाम था वो था जनपद कल्याणी। देखिए अगर मैं ये नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़े नाम होते हैं, समझ नहीं आता किस तरह से बोलना है। तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट नाम है वो इनका है धर्मा। ठीक है, ये डॉटर थी एक ब्राह्मण प्रिस्ट की, जो किस कहाँ कौन से किंगडम से बिलोंग करते थे, वो करते थे आपके किंगडम ऑफ चंबा से बिलोंग करते थे ब्राह्मण प्रिस्ट ये। इसीलिए अब ये कोई राजशाही परिवार से बिलोंग नहीं करती थी, तो इसीलिए इनकी जो बाकी जो रानी थी उसमें इनको सबसे लो पोजीशन मिली हुई थी। रॉयल हाउस होल्ड में इनको सबसे लो पोजीशन मिली हुई थी, क्योंकि ये एक बहुत बड़े या फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी। ठीक है, अब इनकी जो माता थी वो भी एक लो पोजीशन से बिलोंग कर रही थी, मतलब उनको एक लो पोजीशन मिली हुई थी। अब उसी वजह से जो अशोक थे वो तो मतलब इस बात का तो वो पहले सोच भी नहीं सकते थे कि उनको कोई राजा बनाने की सोच भी सकता है, क्योंकि उनको भी सेम उसी तरह ट्रीट किया जाता था। हालांकि ये बहुत काबिल थे अपनी अकेडमिक में, जो उसकी अकेडमिक्स थी उसमें भी, और काफ़ी ज़्यादा इनको स्किल और नॉलेज थी। बाकी जो अच्छे जो मिनिस्टर थे उस समय के, उनको पता था कि जो अशोक है उसके पास सारी वो क्वालिटीज़ हैं जो एक राजा को बनने के लिए चाहिए। अगर इनकी अर्ली लाइफ की बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, इनकी मदर की पोजीशन की वजह से कहीं ना कहीं जो अशोक थे उनको भी वो एक लो पोजीशन ही रिसीव थी। जितने भी जो प्रिंस थे उनमें जो अशोक था उनको कोई खास पोजीशन नहीं मिली हुई थी, एक लो पोजीशन मिली हुई थी। उनका अपना एक छोटा भाई था जिसका नाम था विट अशोक, और बाकी जो थे वो सारे बड़े ब्रदर थे उनके, जो बड़े थे, और वो सारे के सारे उनके स्टेप ब्रदर थे। Right from his childhood days, Ashok showed great promises in the field of weaponry skill as well as the academics. अगर बचपन से ही बात करें तो जो अशोक थे उन्होंने शुरू से ही उनका जो वेपन चलाने का जो तरीका होता है, जो उनका स्किल थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अकेडमिक में भी और साथ में जो एक राजा बनने के लिए चाहिए उसमें भी। अशोक के जो फादर थे बिंदुसार, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे उनसे, इस वजह से उनकी स्किल को और उनकी नॉलेज को देख के उनके जो फादर थे बिंदुसार वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। इसीलिए वो क्या करते हैं, उनको गवर्नर बना देते हैं अवंतिका, अवंती मध्य प्रदेश में। ठीक है, और उनको गवर्नर बना के अवंतिका मध्य प्रदेश भेज देते हैं। यहाँ पर उनकी जो शादी होती है वो देवी से होती है। देवी कौन थी, एक ट्रेडमैन थे विदिशा के, उनकी बेटी होती है देवी, उससे इनकी शादी हो जाती है। अशोक और देवी के ही दो चिल्ड्रन होते हैं, महेंद्र और संघमित्रा, जिनको अशोक बुद्धिस्ट मिशनरीज बना के कहाँ भेजते हैं, श्रीलंका भेजते हैं, और बाकी दूसरे देशों में भेजते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो ये है कि इनके छोटे भाई का नाम क्या था, विट अशोक था। बाकी जो इनके जितने भी ब्रदर्स थे वो उनसे बड़े थे। और उसके बाद दूसरा है कि ये बहुत ज़्यादा इनके पास स्किल भी थी, नॉलेज भी थी। इनकी जो शादी होती है वो देवी से होती है, और इनके उन्हीं से इनके दो बच्चे होते हैं, महेंद्र और संघमित्रा। अब देखिए देखते किस तरह से ये धीरे धीरे इन्होंने अपना राइज किया। ठीक है, तो अशोका क्विकली ग्रो इनटू अ एक्सीलेंट वॉरियर जनरल। तो ये जो बहुत ही अच्छे, बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम टाइम में ही बहुत ही अच्छे वॉरियर बनकर उभरते हैं, और साथ में बहुत ही अच्छे स्टेट्समैन भी। हिज कमांड ऑन द मॉडर्न आर्मी स्टार्टिंग ग्रोइंग डे बाय डे। इनकी जो मॉडर्न आर्मी पर जो उनकी कमांड थी वो डेली धीरे 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 धीरे
बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रही थी। अशोका का जो बड़ा भाई था वो इसलिए इनसे बहुत ज़्यादा जेलस करता था और वो क्या करता था, हमेशा बिंदुसार को अपने फेवर में लेने की कोशिश करते थे। किस लिए? लालच किस चीज़ का था? थ्रोन का। जो इनका जो बड़े भाई थे वो इनसे बहुत ज़्यादा जलते थे, सिर्फ इसी वजह से कि जो अशोक थे वो बहुत ज़्यादा काबिल थे, तो उनको डर था कि कहीं ना ऐसा ना हो कि जो बिंदुसार है वो अशोक से इतना ज़्यादा इंप्रेस ना हो जाए या अशोक से वो इतना ज़्यादा खुश ना हो जाए कि वो अगला जो राजा है वो अशोक को ही ना बना दे। देखिए वैसे जो अशोक थे ये जैसे सब राजाओं के जो बेटे होते हैं वो राजकुमार होते हैं, लेकिन उनमें वो किसी एक को बनाता है युवराज, और युवराज वो होता है जो अगला राजा बनने के लिए जिसको चूज कर लिया होता है कि ये अगला राजा बनेगा। तो सब प्रिंसेस में एक प्रिंस ऐसा होता है जिसको युवराज घोषित कर दिया जाता है कि ये अगला राजा बनेगा। तो यहाँ पर जो बिंदुसार का जो बड़ा बेटा था उसको युवराज के लिए घोषित कर दिया था, उनको युवराज बना दिया था कि अगला राजा बिंदुसार के बाद यही बनेगा। और अशोक क्या थे, जैसे बाकी प्रिंस थे वैसे अशोक भी एक प्रिंस थे। अब देखिए क्या होता है, जो किंग बिंदुसार थे उनका जो बड़ा बेटा था जो बहुत ज़्यादा जेलस फील करता था अशोका से, उनका क्या नाम था? सुषमा नाम था उसका, सुषिमा, ठीक है। वो अपने फादर को कन्विंस करता है कि अशोक को कहाँ भेज दिया जाए, कैपिटल सिटी पाटलिपुत्रा से तक्षशिला प्रोविंस में भेज दिया जाए, ठीक है ना, तक्षशिला में। अब तक्षशिला में क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि तक्षशिला में क्या हो रहा था इस टाइम पे ना, कुछ रिवॉल्ट चल रही थी सिटीजन्स के बीच में। However, the moment Ashoka reached the province and the militias welcomed him, an open armed uprising came to an end without any fight. अब यहाँ पर जो तक्षशिला में जो ये सब जो रिवॉल्ट चल रहा था ये हुआ था किसकी वजह से? सुषमा की वजह से हुआ था, ये सुषिमा है इनकी वजह से हुआ था। लेकिन ये क्या करता है, अपनी गलती को छुपाने के लिए अशोक को कहता है अपने फादर से कि ना अशोक को भेज दो वहाँ पर। और अशोक जैसे ही वहाँ पर जाता है वो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो बड़ा दिल खोल के अशोक का स्वागत करते हैं और बिना लड़ाई वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है। जितने भी वहाँ पर जो भी लोगों के बीच में रिवॉल्ट चल रहे थे उनकी जो भी शिकायतें होती हैं वो अशोक को देख के अपनी सारी शिकायतें उनको अच्छे से बता देती हैं और बिना कोई सी फाइट के वहाँ पर पूरा का पूरा जो मामला होता है वो सुलझ जाता है। इस वजह से अब जो अशोक की जो एक सक्सेस हुई, अब उनका जो भाई था उसका तो कुछ और ही मकसद था उनको वहाँ भेजने का कि अशोक से कुछ हैंडल नहीं होगा और फिर बाद में जो बिंदुसार की नज़रों में जो अशोक है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन जो अब हो उल्टा गया, तो अब जो उसका भाई था ये सुषिमा था, ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लग जाता है क्योंकि अब तो जैसा सोच रहा था वैसे तो हुआ ही नहीं, उल्टा ही हो गया, तो ये अब और ज़्यादा डर जाता है। अब क्या होता है, अब ये दूसरा प्लान बनाता है। ये फिर से जो बिंदुसार होता है उसको फिर से एक तरह से हम कह सकते हैं फिर से मनाने की कोशिश करता है, अशोक के खिलाफ फिर से भड़काने की कोशिश करता है और क्या कहता है कि इसको एग्जाइल पे भेज दो। अशोक कहाँ चला जाता है? कलिंग चला जाता है फिर, और वहाँ पर वो किससे मिलता है? एक फिशर वुमेन होती है कारुवकी, उनसे मिलता है, ठीक है, और उनके प्यार में पड़ जाता है और बाद में फिर वो उनको शादी करके उनको अपनी तीसरी वाइफ बना लेता है। आपने देखा भी होगा जो अशोक है उसके ऊपर एक मूवी बनी है शाहरुख खान की, है ना, तो उसमें यही है, उसमें जो करीना कपूर है वो इसका जो कारुवकी है इन्हीं का रोल निभा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एग्जाइल कहाँ पे जाते हैं? कलिंग में जाते हैं, और कलिंग में जाके उनको जो कारुवकी है वो मिलती है और उनके प्यार में पड़ जाते हैं और फिर उनसे शादी करके वो सब थर्ड वाइफ बना लेते हैं। अभी वो कलिंग में ही थे, उनको पता चलता है कि उज्जैन में कुछ अपराइजिंग हो गई, वहाँ पर कोई झगड़ा वगड़ा हो गया, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो उज्जैन का जो प्रोविंस होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉयलेंट अपराइजिंग शुरू हो जाते हैं। अब ये बात जैसे ही बिंदुसार को पता चलती है उनको याद आती है अशोक की, वो अशोक को वापस बुला लेते हैं एग्जाइल से और कहा क्या कहते हैं उनसे कि तुम अब कहाँ जाओ, उज्जैन जाओ और वहाँ पर जो बैटल चल रही है या वहाँ पर जो भी जो अपराइजिंग हो रही है जाके उनको सप्रेस करो। अशोका होता है वो उस बैटल को जीत तो लेते हैं, जब वो उज्जैन पे जाते हैं वहाँ पर जो भी लड़ाई झगड़े जो भी चल रहे थे उन सबको तो खत्म कर देते हैं, लेकिन उस चक्कर में वो खुद घायल हो जाते हैं। और जब वो घायल हो जाते हैं तो उनका इलाज करते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क और नन। पहली बार अशोक यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क के जो कांटेक्ट में आए थे, उनको पता चला था बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में और नन के बारे में, किस तरह से वो बिना किसी मतलब कोई उनका कोई सेल्फिश नेचर नहीं होता है, बिना किसी मतलब के वो किस तरह से अशोक की सेवा करते हैं और उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता। उन्हें पता चलता है कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो कितने दयालु होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ वो उनसे मिले थे, उनके बारे में जाने थे, लेकिन यहाँ पर अभी कोई ऐसा चेंज अशोक के अंदर नहीं आता है कि वो बौद्ध धर्म को अपना ले और जो वॉर की जो पॉलिसी है उसको छोड़ दे। लेकिन हाँ, वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस ज़रूर हो गए थे। It was in Ujjain that Ashok first came to know about the life and the teaching of Buddha. पहली बार उज्जैन में आकर इस समय अब उनको पता चला था कि लाइफ और टीचिंग्स जो बौद्ध धर्म में बताई जाती हैं वो क्या है। अब हम बात करते हैं सक्सेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो देखिए, इन द फॉलोइंग ईयर बिंदुसार बिकम सीरियसली इल, तो जो बिंदुसार होते हैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और फिर उसकी डेथ हो जाती है। जो सुषिमा होता है अब वो नॉमिनेट रहता है पहले से ही कि अगला किंग तो वही बनेगा, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक नेचर होता है और जिस वजह से कोई भी जो बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भी सुषिमा को पसंद नहीं करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको पता था कि इसके पास इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ नहीं है कि जो ये एक इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होता है जिसको पूरा का पूरा हेड करता है
राधा गुप्ता खुद एक मिनिस्टर ऑफ मतलब हेड ऑफ मिनिस्टर होता है ये अशोका से कहता है कि तुम राजा बन जाओ। जैसे ही बिंदुसार की डेथ होती है इन 272 बीसी, अशोका अटैक कर देता है पाटलिपुत्रा पे और डिफीट कर देता है और मार देता है अपने सभी भाइयों को, यहाँ तक कि जो सुशीमा होता है उसको भी मार देता है। सभी भाइयों में सिर्फ उनका जो छोटा भाई होता है उसको छोड़ता है, विट अशोक को, क्योंकि विट जो अशोक है उसकी कोई ऐसी तमन्ना भी नहीं होती कि राजा उसको बनना है। बाकी जो भी ऐसी तमन्ना रखता है, ऐसी ख्वाहिश रखता है कि वो उसे राजा बनना है, अशोक उसी को मार देता है। देखिए सिंगली अनुश्रुति में कहा गया है कि वो अपने 99 भाई को मारता है, और वहीं तारानाथ नाम का एक तिब्बतन राइटर होता है, उसने कहा है कि जो अशोक है वो बस अपने 6 बड़े भाइयों को मारता है और उसके बाद वो मगध के थ्रोन के लिए सिर्फ अपने 6 भाइयों को मारता है। अब देखिए अगर बात करें अगर अब 99 ब्रदर वाली, तो ये थोड़ी ना ऐसी लगती है जैसे ना कि बस एक एक होती है ना, एक बात को सिर्फ फैलाना चाहते हैं, क्योंकि 99 सुन के अपने आप ही ध्यान चला जाता है कि हाँ 99 एक बहुत ही बड़ा नंबर है। लेकिन जो तारानाथ है, ये वाली जो इनकी जो ये टेक्स्ट है जिसमें 6 भाइयों को मारने की बात करी है, इस पर ज़्यादा बिलीव किया जाता है, क्योंकि सुनने में थोड़ा सच लग रहा है। 99 भाई को मारना ये थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कि ना एक कहानी बनाने के लिए ना बस ये ऐसा कह दिया हो। तो ये 2 कहानियाँ हमारे पास, जिसमें एक ये कहा गया है कि वो अपने 99 भाइयों को मार देते हैं, और एक जो तारानाथ जो तिब्बतन राइटर है वो कहते हैं कि अपने 6 भाइयों को मारते हैं। अब बात करते हैं असेशन टू द थ्रोन। तो इनका जो कॉरोनेशन था, जो कहते हैं राजाभिषेक होता है, वो पूरे जब इन्होंने पूरे उसको जीत लिया था, पाटलिपुत्र को, मगध को जीत लिया था, उसके 4 साल बाद जाके इनका राज्याभिषेक होता है। बुद्धिस्ट लिटरेचर के अकॉर्डिंग जो अशोक थे वो बहुत ही क्रूअल, रूथलेस और बैड टेम्पर्ड रूलर थे, है ना, क्योंकि इनका जो शुरुआत में जो इनका बिहेवियर था वो बिल्कुल ऐसा ही था। इसीलिए इनका वहाँ पर नाम दिया चंड अशोक, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है अशोक द टेरेबल। ये शुरुआत में इनकी बहुत ही, हम कह सकते हैं बहुत ही क्रूअल पॉलिसी थी, जो भी इनके कोई खिलाफ चाहता था सीधा उसको मरवा दिया करते थे। ही वॉज एट्रीब्यूटेड विद बिल्डिंग अशोक हेल। इनका एक अशोक हेल नाम का एक टॉर्चर चैम्बर भी होता था, कि जो भी लोग इनके खिलाफ जाता था, कोई भी अगर इनके खिलाफ जाता था तो उस टॉर्चर चैम्बर में इसको डाल दिया जाता था और फिर उसको वहाँ पर पनिश किया जाता था बहुत ही बुरे तरीके से। तो इसीलिए इनको बुद्धिस्ट लिटरेचर में बहुत ही क्रूअल, रूथलेस और बैड टेम्पर्ड रूलर कहा है, ठीक है। और इनका नाम क्या है, वहाँ पर क्या मेंशन किया है, चंड अशोक, अशोक द टेरेबल, जिसका मतलब अशोक द टेरेबल होता है, कि मतलब बहुत ही बुरा राजा था वो। क्योंकि बताओ जो टॉर्चर चैम्बर में डलवा रहे हैं फिर वहाँ पर पनिश कर रहे हैं, तो भाई बुरा ही बताएंगे फिर तो। चंद अशोक, वन सच इंसिडेंट इज मैंशन वेयर इन अशोक beheaded 500 मैन। तो ऐसी एक कहानी है जिसका जिक्र है, उसमें ये कहा गया है जो अशोक है ना, वो एक बार अपने जो मिनिस्टर होते हैं, उनके जो 500 मिनिस्टर होते हैं, उनसे ये कहते हैं कि जाओ, और उनका कोई बाग बगीचा होता है उसमें बहुत सारे फ्रूट्स और फ्लावर, जो फ्लावर होते हैं वो लगे रहते हैं ट्री के पर। तो उनसे क्या बोलते हैं कि वहाँ से जितने भी फ्रूट्स हैं और जितने भी फ्लावर हैं सब तोड़ कर ले आओ, एक भी नहीं बचना चाहिए। वो मिनिस्टर चले जाते हैं, लेकिन वो सारे नहीं तोड़ पाते, कुछ बच जाते हैं, तो उसी चक्कर में वो 500 जो आदमी होते हैं, जो उनके मिनिस्टर होते हैं, उनकी गर्दन कटवा देते हैं। तो इस तरह से इनके काम थे। द नेम चंद अशोक ट्रूली कैप्चर इज नेम टू परफॉर्म सच क्रूअल एक्ट। तो ऐसे एक्ट को परफॉर्म करने की वजह से, कि ऐसे एक्ट में शामिल होने की वजह से, कि इन्होंने 500 आदमियों को सिर्फ इसलिए कटवा दिया क्योंकि उन्होंने इनके मन की नहीं की, इसीलिए जो इनका नाम था वो चंद अशोक पड़ गया। अब बात करते हैं इनकी एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, किस तरह से ये अपने एम्पायर को बढ़ाते हैं। जब ये एम्पर बन जाते हैं उसके बाद ये लॉन्च करते हैं एक अपनी जो आगे बढ़ने के लिए 8 साल तक ये बहुत सारे वॉर फाइट सब कुछ करते हैं, और उसमें ये मतलब किसी भी हद तक जाते हैं, कितने भी लोगों को मारना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये सब चीज़ है ना, बुरी से बुरी चीज़ को अपनाते हैं। मॉडर्न एम्पायर दैट ही इनहेरिटेड वॉर क्वाइट साइजेबल, ही एक्सपेंडेड द बॉर्डर एक्सपोनेंटली। देखिए मौर्य एम्पायर में शुरुआत में क्या होता है, इनको अच्छा खासा साइज मिलता है, लेकिन आगे चल के ये उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं। ये ईरान, अफगानिस्तान का जो बॉर्डर होता है, से वहाँ से लेके जो बर्मा तक, वेस्ट में, ईस्ट में, पूरा का पूरा ये कैप्चर कर लेते हैं अपने उस एरिया को। ही एनेक्स द होल ऑफ द साउदर्न इंडिया, पूरा जो साउदर्न इंडिया होता है उसको कैप्चर कर लेते हैं। बस क्या बचता है, एक तो मैंने आपको बताया था जो चोला चेरा पांड्या वाला जो थोड़ा सा जो छोटा सा लास्ट का जो इंडिया बचता है उसे छोड़ देते हैं, या फिर जो मॉडर्न श्रीलंका है वो बच जाता है। बाकी पूरा नीचे जो एरिया होता है वो सब किसका हो जाता है, वो मौर्य समाज का हो जाता है, अशोक के साम्राज्य में मिल जाता है। अब सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बचा था, कलिंग, जो इनके साम्राज्य में शामिल नहीं था। कलिंग जो मॉडर्न डे अब उड़ीसा में। अब ये सोचते हैं कि मुझे कलिंग भी चाहिए, क्योंकि इतना सब कुछ तो ये पहले से ले चुके थे, अब वो ये बोल रहे हैं कि मुझे कलिंग भी चाहिए। और जब ये कलिंग पर अटैक करता है, यहीं से इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है बहुत बड़ा। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वॉर की, जो इनकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट वॉर मैं कहूँगी, द बैटल ऑफ कलिंगा। देखिए यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आता है इनके टाइम में, इनकी लाइफ में, ठीक है। और ये वॉर ये किसके खिलाफ लड़ते हैं, कलिंग के खिलाफ लड़ते हैं, जो आज प्रेजेंट हमारा उड़ीसा है। यहाँ पर एक किंग होता है नंदराज, ठीक है, ये कलिंग का राजा होता है इस टाइम पे जब ये कलिंग पर अटैक करते हैं। और अशोका पर्सनली लेड द कॉन्क्वेस्ट एंड सिक्योर्ड विक्ट्री, और अशोका पर्सनली जाते हैं यहाँ पर अटैक करने के लिए और जीत भी जाते हैं।
His conquest to project power over the Kaling but building fortification was successful। तो यहाँ पर इनका जो मेन जो एम होता है वो यही होता है किस तरह से जो कलिंग है उसको पूरा का पूरा इनको क्या करना है, कैप्चर करना है। विद हिज ट्रूप ऑफ आर्मी एंड सिविलियंस ही वॉज एबल टू विन एंड रूल ओवर कलिंगा। तो इनकी जो ट्रूप्स होते हैं, आर्मी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो इसी वजह से ये सक्सेसफुल हो जाते हैं उस कलिंग को जीतने के लिए। लेकिन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वॉर होती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, 1 लाख लोग मारे जाते हैं, 1.5 जो लाख जो लोग होते हैं वो घायल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अशोका की जो आर्मी होती है उसमें से भी मारे जाते हैं। ये नीचे लिखा भी है 1 लाख, जो 1 लाख लोग होते हैं वो मर जाते हैं, और जो कम से कम 1.5 लाख जो कलिंगा की जो सेना होती है वो सरेंडर कर देती है क्योंकि वो घायल हो जाती है। तो इस वजह से ये जो वॉर है ये इतनी ज़्यादा लोगों की जो लाइफ होती है उसको आहत करती है, उनको मार गिराती है, कि जिस वजह से जो अशोक होते हैं जब वो नेक्स्ट डे जब वो उस राज्य को जीत तो लेते हैं, लेकिन जब वो अगले दिन जब वहाँ पर जाते हैं ना तो उनको क्या देखने के लिए मिलता है, जो पूरी की पूरी जो ज़मीन है वो खून से लाल हो चुकी है, हर तरफ सिर्फ लाश ही लाश है। वो जब उस राज्य में जाते हैं जो इससे पहले एक बहुत ही खुशहाल राज्य के तौर पर जाना जाता था, अब वहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, लोग रो रहे हैं, ठीक है। जो अशोक है उसको एक बुरी निगाहों के साथ देख रहे हैं। बहुत सारी औरतें विधवा हो चुकी हैं, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो चुके हैं, बहुत सारे जो बूढ़े माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को खो चुके हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये उनको कहीं ना कहीं तक अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, कि मतलब उन्होंने सिर्फ एक राज्य को पाने के लिए वो किस हद तक चले गए हैं, सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने कितने लोगों को मार गिराया है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब वो क्या सोचते हैं कि आज के बाद से वो कभी इस तरह की जो वॉर है उसे नहीं करेंगे, कोई फाइट नहीं करेंगे, और फिर वो लग जाते हैं ज्ञान को प्राप्त करने में, सत्य को जानने में। और वो अलग अलग देश होते हैं वहाँ से उनके अलग अलग जो लोग जो ज्ञानी होते हैं उनसे मिलते हैं, उस ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं उनसे मिलते हैं। इस तरह से फिर उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए मिलता है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। जब अगले सुबह वो जो जाते हैं विक्ट्री के बाद, जब वो अगले सुबह वहाँ पर जाते हैं उस स्टेट की सर्वे करने के लिए जिसको वो जीत चुके थे, तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलता उन्हें, सिर्फ खाली कुछ जले हुए घर मिलते हैं, बहुत सारी डेड बॉडीज़ मिलती हैं, लोगों के फेस मतलब जो बहुत ज़्यादा जो वॉर से मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और जिनके जो फैमिली के जो मेम्बर थे वो मर गए थे। उन सब चीज़ों को देख के उन्हें पता चलता है कि उनके इस एक्शन की वजह से कितना बड़ा मतलब जो वहाँ की जो स्थिति है वो ख़राब हो चुकी है। अब हम देखते हैं सबमिशन टू बुद्धिज्म, किस तरह से वो अपने आप को फिर बौद्ध धर्म को समर्पित कर देते हैं। एट दैट टाइम अशोका मैट द बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्ता और मोगली बुद्धिस्ट। तो अब वो 2 बुद्धिस्ट मॉन्क से मिलते हैं और अपने आप को डिवोटी बना लेते हैं बुद्धिस्ट फेथ का। अब वो जो बौद्ध धर्म है उसकी जानने में, उसको पहचानने में लग जाते हैं। ही नेवर टू प्रैक्टिस वॉयलेंस अगेन। अब वो क्या कर लेते हैं, वो अपने से प्रॉमिस करते हैं वो फिर से कभी ऐसा वॉयलेंस नहीं करेंगे, और वो अपने आप को किसको डिवोटेड कर देते हैं, बौद्ध धर्म को। छंद अशोक मूव्ड इनटू धर्म अशोक। और अब वो जो छंद अशोक थे अब वो उन्होंने अपने आप को किस में चेंज कर लिया था, धर्म अशोक में, क्योंकि अब वो किसकी पॉलिसी को मान रहे थे, बौद्ध धर्म की पॉलिसी को मान रहे थे। तो इस तरह से ये कैसे पहुंच गए थे, ये बौद्ध धर्म की शरण में पहुंच गए थे। अगर हम बात करें अशोक के रिलीजन की, कि बौद्ध धर्म से पहले जो रिलीजन था उसका इन पर क्या असर था, तो अगर हम बात करें इनके ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य की, तो वो खुद एक वो जैन धर्म को मानते थे। हमने पढ़ा भी था कि किस तरह से वो लास्ट में फिर क्या बन गए थे, एक मॉन्क बन गए थे, और वो कहाँ चले गए थे, साउथ में चले गए थे। तो काफ़ी बड़ा मतलब ये डिवोटी थे जैन धर्म के। अगर हम श्रीलंका के अकॉर्डिंग ट्रेडिशन की बात करें तो जो अशोक के जो फादर थे बिंदुसार, वो ब्राह्मणिज्म मतलब ब्राह्मणवाद को मानते थे, ठीक है। और जो मदर थी वो किसकी डिवोटी थी, वो अजीविकास की थी। तो इस तरह से मतलब इनकी जो फैमिली थी उसमें पहले से ही जो अलग अलग रिलीजन चल रहे थे उन्हें मान रहे थे, तो इनके ऊपर सभी धर्मों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर सबका था। लेकिन फाइनली अभी कौन से धर्म के कॉन्टेक्ट में आते हैं, ये आते हैं बौद्ध धर्म के। तो सबसे ज़्यादा जो ये मानते हैं, ये कौन से धर्म को मानते हैं लास्ट में आके, बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है। और ये अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट भी कर लेते हैं। तो ऑलरेडी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बाकी ज़्यादा जो रिलीजन होता है उनका कहीं ना कहीं उनका भी इन पे इम्पैक्ट देखा जाता है, जैसे कि जो हिंदुइज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, ठीक है, अजीविकास हो गया, और फिर बाद में बुद्धिस्ट जो ये बौद्ध तो ये खुद बनी जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी फैमिली में पहले से ही लोग होते हैं जो जैन धर्म को भी मानते हैं, इनके जो फादर होते हैं वो ब्राह्मणिज्म को मानते हैं, इनकी जो मदर होती है वो अजीविकास को मानती हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पहले से ही सब धर्मों का जो एक होता है, जो एक इम्पैक्ट होता है वो इनके ऊपर देखा जाता है। तो इसीलिए आगे चल के ये सभी धर्मों के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंस मतलब टॉलरेट होते हैं। ये इनका मानना ये नहीं था कि अगर मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया है तो तुम भी अपनाओ। ये किसी को कभी फोर्स नहीं करते थे, ये कहते थे कि आप जिस धर्म को अपनाते हो अपनाओ, लेकिन उस बेसिस पे आप किसी दूसरे के धर्म को जज मत करो, आप उसके धर्म की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करो जितनी रिस्पेक्ट आप अपने धर्म की करते हो। तो इसीलिए इनकी साइड से किसी को कोई फोर्सफुली ये नहीं कहते थे कि आप भी इस धर्म को अपनाओ क्योंकि मैं इस धर्म को अपना रहा हूँ। इनकी अपनी कुछ रिलीजियस पॉलिसी थी अशोक धम्म करके। अशोक बुद्धिस्ट तो बन गए, ठीक है ना, बुद्धि बन गए, ठीक है। उसके बाद
260 बीसी के आसपास इन्होंने क्या करा कि 10 राज धर्मा, एक एक जो पॉलिटी थी, मतलब एक बुद्धिस्ट पॉलिसी, ये पॉलिटी नहीं सॉरी, एक पॉलिसी इस्टेब्लिश करी, जिसमें इन्होंने क्या बताया, 10 परसेप्ट्स बनाए लॉर्ड बुद्ध के कि हमारी जो क्या ड्यूटी होनी चाहिए। अगर कोई भी जो रूलर है, अगर आपको एक परफेक्ट रूलर बनना है तो लॉर्ड बुद्ध के अकॉर्डिंग उसकी क्या एक ड्यूटी होनी चाहिए, तो वो अशोक ने बताई हैं। तो हम उन ड्यूटीज़ को देखेंगे कि एक परफेक्ट रूलर बनने के लिए क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए अपनी जो प्रजा है उसके लिए। तो सबसे पहले उसे लिबरल होना चाहिए, ठीक है, और सेल्फिश नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, उसके हाई मॉरल कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है, और उसके जो सेक्रीफाइस, अपने जो उसके खुद के जो प्लेजर है, अपने शौक के लिए वो जो भी करा है, जिस तरह से अशोक ने किया था, सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उसने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उसने इतने सारे लोगों को मार दिया था। तो उस तरह के प्लेजर किसी भी किंग में नहीं होने चाहिए, अगर है भी तो उन्हें छोड़ देना चाहिए अगर वो परफेक्ट रूलर बनना चाहता है तो। उसके बाद है कि उसे ऑनेस्ट होना चाहिए, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, और क्या हो, एक सिंपल लाइफ जीता हो, ठीक है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ऐशो आराम वाली लाइफ जी रहा है, ठीक है, और किसी भी तरह के जो हेट्रेड होते हैं उससे दूर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी के लिए अपने मन में बड़े ही एकदम बुरा बुरा सोच रखा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप किंग हो तो सबके लिए आपको बिल्कुल एक जैसा सोचना है। नॉन वायलेंट होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए उसके अंदर, और अपनी जो पब्लिक है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसका जो ओपिनियन है पब्लिक का उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अगर आपको पीस और हार्मनी को मेंटेन करना है किसी भी स्टेट के अंदर, क्योंकि जब तक आप लोगों की नहीं सुनोगे, उनके ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आप एक अच्छे रूलर नहीं बन सकते हो। तो ये सब उनका कहना था, ठीक है, इंटीग्रिटी, काइंड, जेंटल, सिंपल लाइफ जियो, है ना, किसी तरह की जो बेकार की जो चीज़ें वो दिमाग में मत लेकर आओ, नॉन वायलेंस मत करो, ठीक है, सॉरी नॉन वायलेंस करो, नॉट वायलेंस करो, ठीक है ना, कि मतलब वो अहिंसक नहीं होना चाहिए वो, ठीक है, सॉरी हिंसक नहीं होना चाहिए वो, ठीक है, वो लड़ाई झगड़ा वाला इंसान ना हो। जितनी कोशिश की जाए तो क्या हुआ, बिना वॉर के बात बन जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो करके देख चुके हैं, वो वॉर का नतीजा भी देख चुके थे। और पेशेंस होना चाहिए, और अपनी जो पब्लिक है उसके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब बात करते हैं अशोक के एडमिनिस्ट्रेशन की, वो अपने राज्य को चलाता कैसे है। द एम्परर वॉज एट द हेल्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोइंग द एस्टैब्लिश अ मॉडल पुट फॉरवर्ड बाय द मौर्यन किंग बिफोर अशोक। देखिए पहले से ही जो मौर्यन का जो वो था, कौटिल्य पूरे अर्थशास्त्र में लिख गए थे, तो अभी भी जो अशोक के टाइम पे भी वो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहे थे। लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ एडवाइजरी काउंसिल वगैरह होती है जिनमें युवराज होता है, एक तो जो क्राउन प्रिंस बनाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, जो प्राइम मिनिस्टर, महामंत्री वगैरह होते हैं, सेनापति होता है जो पूरी आर्मी को पूरा लेके चलता है, और पुरोहित होते हैं, प्रेस्ट वगैरह होते हैं। अशोका के टाइम पे एक क्या हुआ था, कुछ बहुत अच्छी जो पॉलिसीज़ थी वो और लेकर आई गई थी, जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे उनके लिए। ऐसी पॉलिसीज़ उनसे पहले जो उनके जो और उनके फादर थे, ग्रैंड फादर थे, उनके टाइम पर नहीं आई थी। इन्होंने क्या किया था, ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन एज एविडेंट फ्रॉम द कलिंगा एडिक्ट। कलिंगा एडिक्ट से पता चलता है कि इन्होंने ऐसा प्रोक्लेम किया था, ऐसी घोषणा की थी कि जितने भी राज्य में जितने भी लोग हैं वो मेरे बच्चे जैसे हैं, ठीक है, तो वो उनके लिए हर वो चीज़ करने की कोशिश करते थे जो उनको खुशी पहुंचाए। इनका जो किंगडम था इन्होंने उसे डिवाइड कर दिया था प्रोविंसेस में, और उस समय जो प्रोविंस थी उनको प्रदेश बोलते थे। आगे चल के फिर इस प्रदेश को डिवाइड कर दिया जाता है विषयाज में और जनपद में, ठीक है, विश्व और जनपद में इनको बांट दिया जाता है इन प्रदेश को। आगे चल के फिर जैसे कि अब बांट दिया जाता है ना, पहले स्टेट होता है, स्टेट के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, तो वैसे ही प्रदेश को बांट दिया था, किसमें, जनपद वगैरह में बांट दिया था, ठीक है, और उसके बाद फिर इनको आगे चल के विलेजेस में बांट दिया था। तो इस तरह से छोटी छोटी यूनिट बना दी थी जिससे कि हर तरफ बहुत ही अच्छे से कंट्रोल चल सके, पता चल सके कहाँ पर क्या हो रहा है। तो उन्होंने छोटे छोटे, इन्होंने एक बड़ी एरिया को ऐसे डिवाइडेड, सब डिवाइडेड इस तरह कर दिया था। तो प्रदेश में डिवाइड कर दिया था, प्रदेश मतलब प्रोविंस, और फिर प्रोविंस को किसमें सब डिवाइडेड किया था, जनपद में, और जनपद को फिर विलेजेस में। इनके 5 चीफ प्रोविंसेस थे अशोका के टाइम पे। एक था उत्तरपथ, उत्तरपथ बोलते थे नॉर्दर्न प्रोविंस को। इसकी जो कैपिटल थी वो थी तक्षशिला। एक था अवंती पथ, ठीक है ना, वो कहा था वेस्टर्न साइड पर था, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ था, उज्जैन में था, ठीक है। उसके बाद फिर ये प्राच्यपथ, ये ईस्टर्न प्रोविंस था, इसकी जो कैपिटल थी वो तोसाली थी, और फिर एक था साउदर्न जो कि दक्षिण साउदर्न प्रोविंस। तो मतलब डायरेक्शन के हिसाब से उन्होंने इसको बांट दिया था। सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है, ये है आपका उत्तर पथ, ठीक है। उसके बाद फिर इधर है आपका वेस्टर्न में अवंती, और फिर है इधर प्राच्य पथ, और नीचे है फिर आपका दक्षिण पथ। तो इस तरह से इन्होंने क्या कर दिया था, इसको बांट दिया था। और कैपिटल मैंने आपको दिखाई दी है, अवंती की क्या थी, उज्जैन, और उत्तर पथ जो नॉर्दर्न प्रोविंस था उसकी तक्षशिला थी, दक्षिण पथ की स्वर्णगिरी थी, ठीक है, और ईस्टर्न प्रोविंस की क्या थी, तोशाली थी।
सेंट्रल प्रोविंस था जो मगध, उसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी। अब मगध को तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि मगध बहुत ही पावरफुल राज्य था। अब आपको पता चल रहा होगा क्यों पावरफुल राज्य था और कब तक पावरफुल रहा ये। तो उसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी और यहीं से पूरा का पूरा कंट्रोल किया जाता था एम्पायर को। Each province was granted partial autonomy at the head of a crown prince who was responsible for controlling the overall role of the enforcement, but the emperor himself retained much of the financial and administrative control. देखिए वैसे तो जो प्रोविंस थी इनमें जो प्रिंसेस थे उनको बैठा दिया था कि ठीक है आप इसको कंट्रोल करो। उनको पार्शियल ऑटोनॉमी दे दी थी। पार्शियल ऑटोनॉमी मतलब कि उनको एक तरह से हाफ पावर दे दी थी कि वहाँ पर वो अपना कंट्रोल पूरा का पूरा, मतलब पूरा नहीं कि मतलब काफ़ी हद तक वो अपना कंट्रोल वहाँ पर जमा सकते हैं। उनको एक पूरी लिस्ट दी जाती थी जिसमें बताया जाता था कि ये आपके रूल्स हैं, इतनी आपकी पावर है, आप ये काम उनके अकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन उसके बावजूद भी जो फिनेंशियल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल होते थे वो अभी भी कौन हैंडल करेगा? फिनेंशियल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो अभी भी किसके हाथ में होंगे? वो अभी भी किंग के कंट्रोल में होंगे। अशोका बिल्ड हिज एम्पायर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। ही फॉलोड द इंस्ट्रक्शन आउटलाइन इन द अर्थशास्त्र फॉर द कैरेक्टर ऑफ अ परफेक्ट किंग। तो जैसे कि हमने बताया कि जो अशोक थे वो किस प्रिंसिपल चल रहे थे? नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पर चल रहे थे अब। और उन्होंने किसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे थे? अर्थशास्त्र की, जो किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। एक परफेक्ट राजा बनने के लिए अभी भी उनको उस अर्थशास्त्र को पढ़ने की जरूरत थी, उसको समझने की जरूरत थी। क्योंकि ठीक है जो अशोक थे उन्होंने तो वॉर छोड़ दिया, लेकिन जो बाहर के जो दूसरे जो राज्य थे, जो बाहर से जो अटैक कर सकते थे जो लोग, वो उन्होंने तो नहीं छोड़ा ना, वो तो अभी भी अटैक कर सकते हैं। तो इसीलिए अशोक ने हथियार रख जरूर दिए थे लेकिन वो उनको चलाना नहीं भूले थे। ज़रूरत पड़ने पे अपने आप को, अपनी प्रजा को बाहर के जो अटैक थे उनसे बचाने के लिए वो अभी भी कभी कभी जो फाइट वगैरह है उनमें वो पार्टिसिपेट कर लिया करते थे। हालांकि पहले कोशिश उनकी यही होती थी कि वो इन चीज़ों में ना पार्टिसिपेट करें, मामला शांति से सुलझ जाए, लेकिन फिर भी एक परफेक्ट किंग बनने के लिए उन्हें अर्थशास्त्र की भी जरूरत थी जो अर्थशास्त्र में लिखा था। ही इंट्रोड्यूस लीगल रिफॉर्म लाइक दंड संहारा एंड व्यवहारा संहारा। ठीक है, तो देखिए ये क्या थे कि ये उस तरह के इन्होंने संहारा वगैरह बनाए हुए थे। इनमें भी कुछ रिफॉर्म्स किया था कि किसी भी राज्य की जो न्याय नीति है वो कैसी होनी चाहिए। तो इससे इन जो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई, लीगल रिफॉर्म किए थे जिसमें दंड संहारा और व्यवहारा संहारा। ठीक है, अगर मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो इसमें बेसिकली बात की गई है कि किस तरह का न्याय होना चाहिए। तो इसमें भी उन्होंने काफ़ी कुछ चेंजेस किए थे, बताया था क्लियरली उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि लाइफ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या होने चाहिए। जो जुडिशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको कौन कंट्रोल करते थे? अमात्यास। अमात्यास कौन थे उस समय? जो भी मिनिस्टर्स होते थे। ठीक है, तो इनके फंक्शन को अशोक थे जो एम्परर थे उन्होंने अच्छे से बताया हुआ था कि ये जो मिनिस्टर है ये काम संभालेगा और दूसरा मिनिस्टर वो वाला काम संभालेगा। तो उसी हिसाब से जो मिनिस्टर थे वो सारा काम देखते थे। कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं। एक है ये अक्षपाताल अध्यक्ष। इसका क्या काम था? ये करेंसी और अकाउंट को देखता था पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के, पूरे एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन के। फिर है ये अकार अध्यक्ष, ये माइनिंग का इंचार्ज हुआ करता था। फिर है शुल्क अध्यक्ष, ये टैक्स कलेक्ट करता था। फिर है पन अध्यक्ष, ये कॉमर्स का कंट्रोलर था, जो भी बिजनेस वगैरह होते हैं। और जो सीता अध्यक्ष है, सीता को हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, लैंड के लिए यूज़ किया जाता था, तो ये एग्रीकल्चर का इंचार्ज होता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं इनके टाइम के, जिस तरह से इनके काम को बांटा गया था, इनको ऑफिसर्स बनाया गया था कि अब इनके अंडर ये सारे काम आते थे जिनका मैंने आगे मेंशन किया हुआ है। अगर बात करें हम अशोका के इंस्क्रिप्शन की, जो रॉक एडिक्ट थे, तो मैं पहले आपको एक रॉक एडिक्ट दिखा देती हूँ जिससे क्या आपको आइडिया हो जाए कि रॉक एडिक्ट होते कैसे थे। देखिए इस पिक्चर में ये ना ऐसे बड़े बड़े ना रॉक होते थे और उस रॉक पे ना ये जो भी इनकी प्रोक्लोमेशन होती थी, जो भी घोषणा वगैरह होती थी, जो भी ये चाहते थे कि लोग पढ़े, आते जाते बड़े बड़े से पत्थर रखवा दिया करते थे और उन पर फिर वो जो भी इनकी पॉलिसी वगैरह होती थी या जो भी ये मैसेज देना चाहते थे पब्लिक को उसको लिखवा दिया करते थे और फिर इनको रास्ते में रख दिया करते थे। ठीक है, अच्छे से ऐसे बाउंड्री वगैरह करके रख देते थे और वे जो लोग थे वो आते जाते इनको पढ़ते थे। अब तो किस तरह से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह रखा हुआ है, वरना पहले ये उनके राज्य में जगह जगह इस तरह की जो चीज़ें थी, रॉक एडिक्ट इन्हीं को बोलते हैं, जिसपे ये लिखवा के उस मैसेज को लोगों के लिए रखा करते थे कि लोग जिससे कि पढ़े इन्हें। तो इस तरह से रॉक एडिक्ट होते थे। तो एक जेम्स जो प्रिंसिप थे, एक कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्हें वो स्टडी वगैरह करते थे इन एडिक्ट्स वगैरह की। तो वो पहले होते हैं जो अशोक की जो एडिक्ट होते हैं उसको डेसिफर कर पाते हैं, उस पर जो लैंग्वेज जो लिखी होती है, जो स्क्रिप्ट लिखी होती है उसको पढ़ पाते हैं। और इन्होंने बताया था कि उनका नाम देवनम प्रियदर्शी कहा गया है, वो अशोक को कहा गया है। इन्होंने मतलब उस चीज़ का पता लगाया था, डेसिफर किया था। और ये जो बड़े बड़े जो रॉक एडिक्ट्स होते थे इनको पब्लिक प्लेसेस पे रखा जाता था या फिर जो ट्रेड रूट होता है जहाँ से लोग काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं वहाँ रखा जाता था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को पढ़ सकें और इसको रीड करें।
मोर देन रिलीजियस डिस्कोर्सेज दे टॉक अबाउट द मॉरल ड्यूटीज़। ये किसके बारे में बात करते थे? मॉरल ड्यूटीज़ के बारे में बात करते थे कि हाउ टू कंडक्ट लाइफ। अशोका के जो डिज़ायर थे टू बी गुड एंड बेनिवोलेंट रूलर अबाउट अशोका वर्क टुवर्ड दिस एंड। तो जो अशोका है वो बहुत सारे लास्ट तक अच्छे काम करते हैं जब तक वो जीते हैं। एक बहुत ही वो एक दयालु जो राजा होता है वो बन के उभरते हैं और वो आखिरी तक अपने काम को इसी तरह मेंटेन रखते हैं कि किस तरह से जो गलतियाँ उन्होंने कही दूसरा जो इंसान है वो अपनी ज़िंदगी में उन गलतियों को ना दोहराए। अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है उनको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया क्योंकि वो 3 तरह के थे थोड़े। एक तो पिलर एडिक्ट है, एक रॉक एडिक्ट है और एक कैविटी, मतलब ना केव जैसे होते थे, ये केव पर भी लिखवा दिया करते थे। तो अब देखिए मैंने आपको रॉक एडिक्ट तो दिखाई दिया, मैं आपको ना पिलर एडिक्ट और दिखाती हूँ कि पिलर एडिक्ट कैसा होता है। पहले की थोड़ी सी एक लाइन और पढ़ लेते हैं। जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है वो प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट में। प्राकृतिक लैंग्वेज उस समय की ऐसी लैंग्वेज थी जो ज़्यादातर लोग समझते थे। कहीं आपको ये ब्राह्मी में भी मिलेंगे, अरामिक में भी मिलेंगे, खरोष्टी में भी मिलेंगे। ये खरोष्टी में जो आपका वेस्टर्न साइड है, जो ब्राह्मी है ये ईस्टर्न साइड पर ज़्यादा मिलेंगे, और जो अरामिक है वो जो पर्शिया वगैरह वाला एरिया वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे होते हैं पिलर एडिक्ट, ठीक है। इसे पिलर होता है ये, इस पर लिखवा देते हैं। ये हालांकि ये पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारनाथ का जो पिलर है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो ऊपर इस पर साइन बना हुआ है ना, ये आगे चल के हमारे देश का नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया बनेगा। जो हर देश का अपना एक प्रतीक होता है, एक राष्ट्र प्रतीक होता है, तो ये जो इस पर आगे जो ऊपर लाइन बना हुआ है ये चल के क्या बनता है, नेशनल एम्बलम बनता है हमारे इंडिया का। जब हमारा देश आज़ाद होता है तो 26 जनवरी 1950 को इस जो ये साइन है, जो ये सिंबल है, इसको बनाया जाता है देश का राष्ट्र प्रतीक। तो आगे चल के मैं इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर बस आप इस पिलर एडिक्ट को देख लीजिए, इस तरह से होते थे। यहाँ पर ये मैम दिया हुआ है जिसमें अशोक के एडिक्ट्स के बारे में बताया हुआ है, कहाँ कहाँ पर उनके एडिक्ट्स थे। अगर बात करें जो ये आपको ब्लैक ब्लैक जो दिखाई दे रहा है स्क्वायर जैसा, ये यहाँ पर वो जगह आई है जहाँ पर उनके मेजर रॉक एडिक्ट्स थे। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि मेजर रॉक एडिक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पर जहाँ पर ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये सारे एरिया वो हैं जो पिलर एडिक्ट्स मिलते हैं यहाँ पर आपको, और जो बिल्कुल वाइट वाला जो स्क्वायर है ये वो है जहाँ पर आपको माइनर रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो जगह है इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी कभी कि यहाँ पर जो ये वाइट वाली है ये कहाँ क्या है, जहाँ से माइनर रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं। मेजर वाले जो यहाँ पर है, ये जो मनसेरा हो गया, शाहबाजगढ़ी हो गया, कंधार हो गया, है ना। तो देखिए आप कहाँ तक इन्होंने फैला रखे थे ये, क्योंकि आप यहाँ पर क्यों लगा रखे हैं, ये इनका पूरा अपना एरिया होगा, तो यहाँ तक ये मैसेज देना चाहते होंगे। तो इस तरह से इन्होंने इंडिया की जगह जगह पर ये पूरा ना ये यहाँ पर एडिक्ट्स को लगवाया था, जिससे कि ये उस अपनी जो धर्म की जो पॉलिसी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ, और जो लोग हैं आते जाते इन चीज़ों को पढ़ें, ठीक है, समझें, और उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में आजमाने की कोशिश करें या लाने की कोशिश करें। जानते हैं इनके पिलर एडिक्ट के बारे में कि इन्होंने कहाँ जो पिलर एडिक्ट लगवाया कि आखिर उन पे लिखा गया था। तो देखिए पिलर एडिक्ट जो उनकी फर्स्ट थी उसमें बताया था अशोक के प्रिंसिपल के बारे में कि किस तरह लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, मतलब लोगों की जो प्रोटेक्टिंग जो प्रिंसिपल थे अशोक के उसके बारे में। सेकेंड में बताया धम्म, ये धम्म कुछ और नहीं बल्कि जो बौद्ध धर्म की जो पॉलिसीज़ थी उनकी जो टीचिंग्स थी वही थी अशोक का धम्म। उसके बाद है थर्ड पिलर, इसमें बताया था कि हमें जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं जो एकदम क्रूअल होती हैं, सिन होती है, हार्नेस होती है, प्राइड, एंगर, इन सब जो ये चीज़ें हैं इनको अपनी लाइफ से त्याग देना चाहिए। फोर्थ में बताया है जो राजूकास थे उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिफ्थ में बताया है कि एनिमल्स को, बर्ड को, जिनको हमें नहीं मारना है। सिक्स में बताया है कि जो धर्म की पॉलिसी एक स्टेट की क्या होनी चाहिए। सेवन्थ में बताया है कि जो अशोक है वो किस तरह से धर्म है उसको पूरा करने के लिए क्या क्या काम करते हैं, और किस तरह से वो सभी सेक्स के लिए बहुत ज़्यादा टॉलरेंस को दिखाते हैं, उनके लिए सभी धर्म बराबर होते हैं। हालांकि ये नहीं था कि वो सिर्फ बौद्ध धर्म को मानते हैं तो उन्होंने कभी किसी और को भी ये बात कही हो कि तुम भी सिर्फ इसी धर्म को मानोगे, नहीं, क्योंकि उनकी जो फैमिली ऐसी थी जिसपे सारे धर्मों के जो लोग थे, अलग अलग धर्म को माना जाता था, तो सभी धर्मों का उन पर पूरा असर था। लेकिन आगे चल के वो अपने आप को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि वो उससे ज़्यादा उनको जो उनकी टीचिंग्स होती है वो अच्छी लगती है, क्योंकि वो कभी भी वो हिंसा करने की बात नहीं करता। तो इसीलिए सभी सेक्स के लिए वो कहते थे कि हमें टॉलरेट होना चाहिए, हमें किसी धर्म की कोई बुराई नहीं करनी चाहिए। तो ये उनके 7 पिलर एडिक्ट्स थे जिसके बारे में मैंने बता दिया। पहले में है कि अशोक किस तरह से उनके प्रिंसिपल्स थे लोगों को बचाने के लिए। सेकेंड में धर्म की पॉलिसी। थर्ड में कि आपको जो सिन है, हार्नेस है ना, ये कैसे जो ये बेकार के जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो एक किसी भी इंसान का दिमाग ख़राब कर देते हैं, उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा देना चाहिए। फिर जो जो राजूकाज है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस समय ऑफिसर्स होते थे, कौन से एनिमल और बर्ड को हमें नहीं मारना है सर्टेन डेज पर, धर्म की क्या पॉलिसी है किसी भी स्टेट के लिए, और किस तरह से अशोक ने क्या क्या काम किए उस धर्म को फुलफिल करने के लिए। अब हम बात करते हैं अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट की। उनके 14 मेजर रॉक एडिक्ट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सीधा पूछ लेते कि फर्स्ट में क्या लिखा है, सेकंड में क्या लिखा है, तो यहाँ पर हम उनके 14 मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में जानेंगे, जिससे हमें पता चलता है जो अशोक हैं उनकी इंस्क्रिप्शन की डिटेल के बारे में। तो पहला जो रॉक एडिक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि जो एनिमल स्लॉटिंग है वो नहीं करनी चाहिए। किसी भी जो फेस्टिव गैदरिंग होती थी पहले क्या करते थे, कोई भी कुछ भी होता है, कोई हवन करना है, कुछ करना है, तो वहाँ जाके एनिमल की बलि चढ़ा दी या उसको
वहाँ पर उसे हवन कुंड वगैरह में जो भी करते थे वो उसको मार दिया करते थे। तो यहाँ पर अशोक ने इस चीज़ के लिए साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं करना है। थर्ड में उन्होंने बताया कि मैन एनिमल है ना, इन सबकी केयर करनी चाहिए। और वहाँ पर उन्होंने एक और चीज़ मेंशन करी, पांड्यास है ना, सत्यपुराज और जो केरला पुत्र थे साउथ इंडिया के, उनके बारे में भी हमें जो रॉक एडिक्ट सेकंड होता है उनका भी जिक्र मिलता है। अगर हम रॉक एडिक्ट थर्ड की बात करें तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण के प्रति हमें क्या रहना, जनरस रहना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने बताया जो युक्ता, प्रदेशिका, राजकाज के किस तरह से वो उनको हर 5 साल में जो भारत है या जो दूसरे देश है वहाँ पर भेजते थे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, क्या करने के लिए, जो धर्म की जो नीति है उसको स्प्रेड करने के लिए। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या बताया है कि धम घोष, ठीक है, और बहरी घोष। देखो धम घोष का मतलब क्या था, साउंड ऑफ धम। उन्होंने अपनी जो शुरू की जो लाइफ थी वो जो बहरी घोष है वो बन के बिताई, क्योंकि उस समय जो उनका बिलीफ था वो सिर्फ वॉर में था। लेकिन बाद में वो धम घोष बन जाते हैं, क्योंकि अब वो किसकी बात करता है, अब वो धम की नीतियों की बात करते हैं। तो वो पता चलता है उनकी रॉक एडिक्ट फोर्थ से। रॉक एडिक्ट जो फिफ्थ है उसके बारे में पता चलता है अबाउट धम महामात्रास। ठीक है, ये जो धम महामात्रास वो होते थे, इन्होंने अपॉइंट किए थे कि जो धम की नीति जो लोगों तक पहुंच भी रही है, नहीं पहुंच रही है, या अगर नहीं पहुंच रही है तो आप जाके उनको बताओ। ठीक है, और इसमें कुछ स्लेव्स के साथ जो उनके राइट्स होते थे, स्लेव के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए, और स्लेव्स के भी अपने कुछ राइट होते हैं, वो भी हमें रॉक एडिक्ट फिफ्थ में पता चलता है। रॉक एडिक्ट सिक्स की बात करें तो उसमें बताया है कि जो किंग की डिज़ायर है टू नो अबाउट पीपल्स कंडीशन अबाउट वेलफेयर मेजर्स, कि जो किंग की डिज़ायर क्या होनी चाहिए, ये नहीं कि वो अपने बारे में सोच जा रहा है कि उसकी क्या अच्छा है, बल्कि ये होनी चाहिए कि जो उसके लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उनके वेलफेयर के लिए वो क्या कर सकता है। रॉक एडिक्ट सेवन्थ की बात करें तो उसमें बताते हैं कि टॉलरेंस रहना चाहिए हमें सभी रिलीजन के लिए, सबको बराबर मानना चाहिए। रॉक एडिक्ट एट कहता है कि पहली बार जब वो बोध गया गए थे तो उसमें जो बोधि ट्री है उसके बारे में जिक्र है रॉक एडिक्ट सेवन्थ में, और यहीं पर ही वो पहली अपनी धम यात्रा करते हैं जब वो बोध गया गए थे वो। नाइन्थ में बात करते हैं वो पॉपुलर जो सेरेमनीज़ होती हैं उनको कंडेम करते हैं कि हमें ये फालतू की जो सेरेमनीज़ होती हैं ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन सेरेमनीज़ पे पैसा तो खर्च होता ही था। हालांकि जो एनिमल्स थे उनको भी उनकी भी बलि चढ़ा दिया करते थे। जो टेंथ होती है उसमें कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स की जो डिज़ायर होती है अपनी फेम और ग्लोरी पाने के लिए, उन्हें हमें डिसअप्रूव कर देना चाहिए, अपने अंदर से ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे कि जो अशोक थे उन्होंने सिर्फ अपनी इसी फेम और ग्लोरी को पाने के लिए उन्हें क्या किया था, उन्होंने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कितना बड़ी वॉर कर दी थी जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। तो इसीलिए हमें उस चीज़ की जो वो जो डिज़ायर्स है हमारी इस तरह की उनको ख़त्म कर देना चाहिए, और किस पे स्ट्रेस डालना चाहिए, धम की नीति पे। रॉक एडिक्ट इलेवेंथ में वो धम की जो नीति है उन्हीं को अच्छे से इलाबोरेट करते हैं। उसके बाद है फिर रॉक एडिक्ट जो 12 है उसमें वो वही बताते हैं, टॉलरेंस बताते हैं सब रिलीजन और सेक्ट के लिए। 13 में बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें मेंशन किया गया है कलिंग की वॉर के बारे में। कलिंग की वॉर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कलिंग की वॉर क्या थी, जिसमें उनकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है और उनकी जो लाइफ है पूरी तरह से चेंज हो जाती है, और वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और हमेशा के लिए प्रॉमिस करते हैं कि अब वो कोई वॉर नहीं करेंगे। इसमें और भी जो चीज़ें हैं, अशोका की जो धम विक्ट्री ग्रीक के ऊपर कैसे हुई थी, है ना, जो इजिप्ट के रूलर थे उनके ऊपर कैसे हुई थी, मक्का, ठीक है, और जो बाकी जो किंग्स वगैरह थे किस तरह से उनके वो कॉन्टेक्ट में है, तो उस बारे में किस में लिखा है, रॉक 13 में लिखा है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि जो कलिंग की जो विक्ट्री है उसके बारे में कौन से रॉक एडिक्ट में इस बात का मैंशन है, तो वो रॉक एडिक्ट 13। ये लास्ट है अब रॉक एडिक्ट 14। इसमें बताया है कि किस तरह से जो अशोक हैं उन्होंने कहाँ कहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन है उनको इंस्टॉल करवाया था कंट्री के अलग अलग पार्ट में, तो वो रॉक जो एडिक्ट 14 है उसमें से पता चलता है। पिलर ऑफ अशोका, देखिए अशोक का स्तंभ पिलर जो सारनाथ में है, जो मैंने आपको भी दिखाया भी था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही हमारा क्या बनता है, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया बनता है। मैंने आपको दिखाया था ना थोड़ी देर पहले, वही था। 26 जनवरी 1950 में इस अशोक स्तंभ को अडॉप्ट कर लिया जाता है एज अ नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, मतलब देश का राष्ट्र प्रतीक बना दिया जाता है इसको। 19 पिलर स्टैंडिंग इन द नॉर्दर्न इंडिया, इसके अलावा भी जो 19 पिलर्स हैं वो नॉर्दर्न इंडिया में अभी भी हैं। अमंग दिस पिलर, पिलर ऑफ सारनाथ उत्तर प्रदेश इज़ वेरी फेमस, लेकिन उनके बीच में जो ये सारनाथ का जो पिलर है वो ये बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि उत्तर प्रदेश में है। और देखिए ये पिलर क्यों फेमस है, सारनाथ वो जगह है जहाँ पर जो लॉर्ड बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था, पहला उपदेश दिया था, इसीलिए अशोक ने यहाँ पर ये जो पिलर ऑफ सारनाथ है इसको बनवाया था। इसकी अपनी एक अलग ही हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, यही इसकी सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पर जो बौद्ध थे उन्होंने अपना पहला लेसन जो धर्म के ऊपर था अपने जो 5 मॉन्क्स थे उनको दिया था, तो उनका पहला सरमन यहीं पर था, इसीलिए ये पिलर ऑफ सारनाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये है आपका पिलर ऑफ सारनाथ, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपका पिलर जो कि अशोक ने बनवाया था। तो इस तरह से है पूरा का पूरा पिलर, इस पे अच्छे इस पे से क्या लिखा हुआ है, इस पिलर पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई भी है, और ऊपर फिर ये जो हमारा नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है जिसको आगे चल के हमने क्या बना लिया, अपना राष्ट्र प्रतीक बना लिया। हर देश का अपना राष्ट्र प्रतीक होता है, वैसे ही हमारे भारत का प्रतीक है ये। इसके बारे में जानेंगे अब हम।
अब हम जानते हैं अशोक के टाइम के आर्किटेक्चर के बारे में। तो देखिए अशोक बहुत ज़्यादा जो बौद्ध धर्म है उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस तो हो ही चुके थे, और अब वो क्या चाहते थे कि बौद्ध धर्म को जितना हो सके उतना फैलाए। तो बहुत ज़्यादा मिशनरी से एक्टिविटीज़ करते हैं वो उसके प्रचार के लिए, और एनकरेज करते हैं डेवलपमेंट को। किस बारे में? वो क्या बनाते हैं, बहुत सारी अलग अलग आर्किटेक्चरल जो स्टाइल होते हैं उनको अपनाते हैं। वो जो स्तूप्स बनवाते हैं, विहार बनवाते हैं, चैत्यास बनवाते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने आपको बताया पिलर वगैरह बनवाते हैं जिससे कि वो बौद्ध धर्म को फैला सके। इससे वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं लाइफ को, एक्टिविटीज़ को, कि कैसे जो ऑर्डिनरी पीपल की जो लाइफ है उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर ये तीन चीज़ों में ही हम इनके आर्किटेक्चर को डिवाइड कर सकते हैं कि स्तूप, पिलर, केव्स, पैलेसेस और पॉटर। तो इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करते हैं हुआ है इनके टाइम में उस समय की लाइफ को दिखाने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। पहले मैं बताती हूँ आपको अशोक पिलर के बारे में, जो कि हमने अभी देखा। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक तो है कि इसमें 4 लॉयंस हैं जो इस तरह से बैठे हुए हैं, ठीक है, कि मतलब उनका सबका एक का फेस ऐसे है, इस तरह से, इस साइड एक का, इस साइड का सामने, एक का पीछे, इस तरह से। द अशोक चक्र व्हील ऑफ विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ अ कंट्री। आपको पता है जो हमारी कंट्री का नेशनल फ्लैग है उसमें क्या है, एक व्हील है बीच में, उसमें 24 तिल्लियाँ हैं। तो वो भी कहाँ से लिया गया है, वो भी जो अशोक का जो चक्र है वो है, ठीक है ना, उसको लिया गया। ये मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगी। और उसके जो नीचे यहाँ पर 4 डिफरेंट एनिमल्स हैं। 4 एनिमल वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। उनमें एक तो हॉर्स है आपका वेस्ट की साइड, ऑक्स है ईस्ट की साइड, एलिफेंट साउथ की साइड है, और जो लॉयन है वो नॉर्थ की साइड है। इसमें आपको दिख रहा होगा ये पिक्चर आपको दिख रही है पूरी की पूरी। ये क्या है, ये वो व्हील है, अशोक चक्र है, ठीक है। यहाँ पर ये लॉयन है, एक का फेस यहाँ से, एक का इधर से, एक इधर से, और एक पीछे की साइड है, ठीक है। अगर इसके वेस्ट में देखोगे आप तो इधर हॉर्स बना हुआ है, और अगर आप इसके ईस्ट में देखोगे तो इस साइड आपको ऑक्स मिलेगा और इधर हॉर्स मिलेगा। जो साउथ में है वो आपका एलिफेंट देखने के लिए मिलेगा, और जो नॉर्थ साइड में है वो दूसरी तरफ उधर आपको लॉयन मिलेगा देखने के लिए। तो ये 4 एनिमल हैं, ठीक है, जो यहाँ इसके नीचे है। और इसके नीचे फिर क्या है, ये लोटस जैसी शेप है, जो उसका बेस है वो लोटस का है। लोटस को लेने का भी ये एक हम कह सकते हैं बहुत ही बौद्ध धर्म से को इंडिकेट करता है। मैंने आपको बताया था जब लॉर्ड बुद्ध का जन्म हुआ था तो उसके सिंबल को क्या बोलते हैं, लोटस बोलते हैं। लोटस की कहानी ये थी कि जब उनकी जो माता थी, जो लॉर्ड बुद्ध की जो माता थी, जब वो गर्भवती थी तो उनको सपना आता है क्योंकि जो हाथी होता है वो उनके चरणों में कमल चढ़ा के जाता है। तो वो जो कमल का जो मतलब होता है फिर वो किसी एक ब्राह्मण से पूछती है, तो वो ब्राह्मण बताता है कि जो तुम्हारा पुत्र होगा या तुम्हारा जो भी जो बच्चा होगा वो या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर वो उस पूरी दुनिया में क्या कर देगा, धर्म में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। तो वो जो उनकी जो बर्थ थी लॉर्ड बुद्ध की, इसीलिए उसको सिंबल दिया था लोटस। और यहाँ पर इसका भी सिंबल क्या है, नेशनल एम्बलम का आपका लोटस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको होपफुली याद रहेंगी। एक बार देख लेते हैं, इधर कौन सा है, हॉर्स है, इधर कौन सा रहेगा, ऑक्स रहेगा, साउथ में आपका एलिफेंट रहेगा, और लॉयन की साइड आपका, सॉरी नॉर्थ की साइड आपका लॉयन रहेगा। तो ये हमारा नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, ठीक है। ये ऊपर चक्र है, अशोक चक्र, ये हमारे फ्लैग में भी मिलता है, ठीक है। कितनी तिल्लियाँ होती है इसमें, 24 तिल्लियाँ होती हैं। अब हम जानते हैं सारनाथ पिलर के बारे में। सारनाथ पिलर कोई और नहीं बल्कि यही है। ये पहले ही साइट थी जहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था। अगर हम इसकी हाइट की बात करें इस पिलर की तो ये 15.24 मीटर की है। जो इसका टॉप है कॉलम का, इसके कैपिटल में 3 पार्ट है, मैंने आपको बता ही दिया। जो हमने ऊपर पढ़ा इसको सारनाथ पिलर भी बोल देते हैं। नीचे का जो बेस है इसका वो कैसा है, लोटस जैसा है, ठीक है। और इसको एनिमल्स ने यहाँ पर फिर इसके आप देख ही रहे हो यहाँ पर ये इस तरह से ये, ठीक है, ये अशोक चक्र है। और ये 4 यहाँ पर आपको एनिमल्स मिलेंगे। साउथ की साइड एलिफेंट मिलेगा, नॉर्थ की साइड लॉयन मिलेगा, वेस्ट की साइड हॉर्स मिलेगा, और ईस्ट की साइड ऑक्स मिलेगा। तो इस तरह से ये 4 डायरेक्शन को शो करता है। और यहाँ पर आपको ऐसी तरह से 4 लॉयंस दिखाई देंगे जिन्होंने एकदम एक दूसरे के अपोजिट फेस कर रखा, ठीक है। आप इसको किसी भी एंगल से देखोगे ये आपको ना एक जैसा ही दिखाई देगा। ये बना हुआ इस तरह से है। अशोक के टाइम पे जो रॉक कट केव्स थी वो भी बहुत ज़्यादा फेमस थी। वो जो बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं उनको काट के वो केव्स जो होती हैं उनको ना वो एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्टिक वे में उसको पूरा का पूरा बहुत अच्छे से बना दिया करते थे, विहार, चैत्यास, बुद्धिस्ट मॉन्क के रुकने के लिए। जो जो हिल्स है, जो बारबारा जो केव्स है, वो अशोक ने डोनेट कर दी थी। जो आजीविका जो मॉन्क्स थे उनको डोनेट कर दी थी रहने के लिए। और फिर बाद में 3 सेपरेट पार्ट होते हैं नागार्जुना हिल के, उनको भी कौन डोनेट कर देता है, जो उनका आगे चल के जो रूलर बनता है जो मौर्य डायनेस्टी में, दशरथा, वो भी आगे चल के 3 और केव्स होती है नागार्जुन की, वो भी डोनेट कर देता है वो मॉन्क्स को, ठीक है। तो मैं आपको ना एक बार केव्स दिखा देती हूँ किस तरह से जो रॉक को, बड़ी बड़ी रॉक्स को काट के अच्छे अच्छे केव्स बना दिया करते थे, जिससे कि जो ये बुद्धिस्ट मॉन्क है बिना किसी परेशानी के वहाँ पर रुक सकें। देखिए इस तरह की से ना बड़ी बड़ी ये पूरी होते थे कि पूरा रॉक होता था, ये पूरी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती थी। और इस तरह से काट को इनको क्या बना देते थे, इनको एक केव की फॉर्म दे दिया करते थे और इनको ना बिल्कुल रहने लायक बना दिया करते थे। तो आप देख रहे हैं कि मतलब उस टाइम पे कितने ज़्यादा काबिल इंसान थे कि इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियों को काट के ना बिल्कुल रहने लायक जगह बना दी, और वो भी इतने सुंदर तरीके से इसको बनाया हुआ है बिल्कुल, ये देखिए, ठीक है। तो ये होती थी रॉक केव्स होती थी।
जो सांची का जो स्तूप है, सांची में जो स्तूप है, स्तूप बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हिंदू धर्म में टेम्पल होते हैं ना, तो वैसे ही बौद्ध धर्म में ना स्तूप होते हैं। स्तूप में क्या होता है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे उनके जो भी अवशेष रह जाते थे उसको यहाँ पर इसके अंदर रख दिया करते थे, और यहाँ पर ना ये जगह ना फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाती थी। तो अशोक ने इस सांची को, इस स्तूप को बनवाया था। ये एक बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स था, फेमस है अपने इसी ग्रेट स्तूप के लिए। जो जगह है ना ये बहुत फेमस है। और कहाँ पर है ये, रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की, वहाँ पर ये सांची का जो स्तूप है। इट इज़ लोकेटेड 46 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ भोपाल। तो ये जो भोपाल है उसके नॉर्थ ईस्ट ऑफ 40 किलोमीटर जब आप जाएंगे तो तब आपको ये सांची का स्तूप देखने के लिए मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो बहुत ज़्यादा फेमस है, ये बनवाया अशोक ने था। और मैंने आपको बता दिया स्तूप होते क्या है, एक तरह से जैसे कि हिंदुओं के टेम्पल होता है वैसे ही जो बुद्धिस्ट होते हैं उनके लिए जो स्तूप होता है उनके प्रेयर हॉल बोल सकते हैं हम। और यहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते थे उनका जो भी बाद में उनकी डेथ के बाद जो अवशेष बचते थे, उनसे उनकी जुड़ी हुई जो चीज़ें बचती थी उसको इसके अंदर रख दिया जाता था। ठीक है। अशोक का मैंने आपको टाइम बता ही दिया है कि शुरू के जो लास्ट के जो 40 साल मतलब ये रूल करते हैं अच्छे खासे, है ना। उसमें जो शुरू के जो 10 साल होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा जो वायलेंस करते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हिंसक होते हैं। लेकिन आखिरी के जो 30 साल होते हैं उसमें ये शांति को अपनाते हैं, पीसफुली रहते हैं एकदम। ड्यूरिंग दिस 30 ईयर मॉडर्न किंगडम डिड नॉट फेस एनी एक्सटर्नल इन्वेजन। आखिरी के 30 सालों में भी मौर्य, ऐसा नहीं था कि जो इन्होंने बिल्कुल पीस की जो नीति थी उसको अपना लिया था तो कोई बाहर से अटैक नहीं हो रहा था। बाहर से अटैक हो रहे थे लेकिन सबको ही सप्रेस कर देते हैं और कोई भी ना दिक्कत ये आने नहीं देते हैं। मतलब सबसे इतने अच्छे ये डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के रखते हैं कि वहीं बाहर से बाहर ही पूरा का पूरा जो भी प्रॉब्लम होती थी उसको वहीं सॉल्व कर दिया करते थे। तो इसलिए इंडिया पर उन 30 सालों में कोई बाहर से अटैक नहीं हो पाता है। वो बहुत ही अच्छे अपने हाई डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के रखते हैं अपने दूसरे किंगडम्स के साथ। तो ठीक है, इस तरह से फिर जो उनका अशोक का जो टाइम था वो शुरू के 10 साल जैसे भी रही हो, लेकिन बाकी 30 साल में उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि इसीलिए आज लोग उन्हें अशोका द ग्रेट एम्पर के नाम से जानते हैं। जब महान शासकों की बात होती है तो सबसे पहले अशोक का ही नाम आता है। यहाँ तक कि उन्हीं का जो दिया हुआ जो सिंबल है, वो जो सारनाथ का जो पिलर है, उसी को आगे चल के नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया भी बनाया। अब हम इनके टाइम के कुछ काम देख लेते हैं। अशोका ने कंडक्ट कराई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। हम सबको पता है कि बौद्ध धर्म में कितनी काउंसिल हुई हैं, 4 काउंसिल हुई हैं। जो थर्ड हुई थी वो अशोक के टाइम पे हुई थी। जो थर्ड वाली हुई थी वो अशोक के टाइम पे हुई थी। कब हुई थी, पाटलिपुत्रा में हुई थी 250 BC। और किसके टाइम पे हुई थी, किसकी प्रेसिडेंसी में हुई थी, मोगलीपुत्र, ठीक है ना, उनके टाइम पे हुई थी। ही सेंड मिशनरीज टू फार ऑफ प्लेसेस टू प्रोपोगेट द आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म। इन्होंने अपने टाइम पे बहुत सारे मिशनरीज को अलग अलग जगह पे भेजा जिससे कि ये जो बौद्ध धर्म है उसको फैला सके, लोगों को इंस्पायर कर सके जो लॉर्ड बुद्ध है उनकी टीचिंग से। ही इवन इंगेज मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली इंक्लूडिंग हिज सन एंड डॉटर। ऐसा नहीं था सिर्फ ये कहने के लिए बातें करते थे, बल्कि ये खुद भी उसमें इन्वॉल्व रहे हैं और अपने जो फैमिली मेंबर थे, यहाँ तक कि जो अपनी जो बेटी और जो बेटा थे इनके, महेंद्र और संघमित्रा, उनको भी इन्होंने बुद्धिस्ट मिशनरी के तौर पे इनको बना के भेजा अलग अलग देश में। जो फेमस है वो श्रीलंका है, वहाँ पर भेजा इन्होंने। हिज मिशनरी वैन टू द बिलो मैंशन प्लेसेस। तो ये जो देख रहे हो ना आप, ये जो नीचे ये प्लेसेस मेंशन कर रखे हैं, इजिप्ट, सीरियन, ग्रीस, ठीक है ना, तो यहाँ पर इन्होंने अपने मिशनरीज को भेजा मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। He also sent dignitaries all over the empire to propagate his ideas of धम्म based on the Buddhist philosophy। तो अलग अलग लोगों को भेजते रहते थे ये धम्म की नीति को फैलाने के लिए और बुद्धिस्ट फिलोसफी को, क्योंकि धम्म की जितनी भी नीतियाँ वो किस पे डिपेंड करती हैं, वो किस पर बेस्ड हैं, वो सारी की सारी बुद्धिस्ट फिलोसफी पर ही है। तो आप ये मत सोचना कि अशोक का धर्म कुछ और था और बौद्ध धर्म कुछ और था, नहीं, बल्कि जो बौद्ध धर्म की जो पॉलिसी है वही अशोक की धम्म पॉलिसी थी। अब देखिए, इतना सालों के बाद रूल करने के बाद, कम से कम 37 ईयर्स तक वो रूल करते हैं, उसके बाद जो फिर अशोक होते हैं उनकी 232 BC में, जब वो 72 ईयर्स के होते हैं तो पाटलिपुत्र में उनकी डेथ हो जाती है। और उनकी डेथ के बाद जो एम्पायर होता है, मौर्य समाज, जो पूरा का पूरा साम्राज्य होता है, वो 50 साल तक और चलता है उसके बाद। और फिर उसके बाद जो वीक रूलर्स आ जाते हैं और वो इतने बड़े जो राज्य होते हैं उसको पूरा का पूरा कंट्रोल नहीं कर पाता है उस साम्राज्य को, और धीरे धीरे वो टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाता है। ये मैं सब आपको ऑलरेडी एक लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ कि उसके बाद किस तरह से जो फॉरेन सक्सेसर आते हैं। आप चाहे तो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, और वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ उनको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अशोका चाहते थे कि उनका जो बेटा है ना, जो महेंद्र, जो उनका बेटा था वो सक्सेसर बने, उनका अगला अगला राजा बने। लेकिन जो महेंद्र उनका जो बेटा होता है वो, उसका ना मन नहीं होता कि वो राजा बने। वो क्या चाहता है कि वो अपनी लाइफ को एक जो बुद्धिस्ट मॉन्क की तरह अपनी लाइफ को ऐसे ही बता दे, एकदम सिंपल तरीके से, क्योंकि वो तो पहले से बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा हुआ था। तो अब वो चाहता था कि वो राजा नहीं बनना चाहता था, वो चाहता था कि अपनी लाइफ को सिंपली एक बुद्धिस्ट मॉन्क बन के वो जीते। एंड समरापति और कमलासन, जो उनकी दूसरी वाइफ के जो बच्चे थे, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं राजा बनने के लिए। तो जो अशोक का जो ग्रैंडसन होता है दशरथ मौर्य, वो उनको सक्सीड करता है। अगला राजा अशोक के बाद फिर जो दशरथ होता है वो बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अगर बात करें अशोका की लीगेसी की तो हमने देख ही लिया
सब कुछ पढ़ लिया इनके बारे में, सब कुछ देख लिया कितने इन्होंने अच्छे काम करे, कितने बुरे काम करे, कितने मतलब इन्होंने जो शुरुआत की लाइफ थी वो किस तरह जी और फिर बाद के 30 साल इन्होंने कितना अच्छा काम करा, जिस वजह से इनको कंसिडर किया जाता है एज अ ग्रेटेस्ट एम्पर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, अगर मान के चलोगे शुरू से इनके ऐसे काम रहते तो कोई इनको ग्रेटेस्ट कभी नहीं बोलता। तो इन्होंने अगर इतने बुरे काम करे तो समझो कि उसके बाद उन्होंने कितने ज़्यादा अच्छे काम करे होंगे जो इन्हें ग्रेटेस्ट कहा जाने लगा। जब इन्होंने कॉन्क्वेस्ट करने स्टार्ट करे, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो सबको पता है वॉर करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने जो धमकी जो प्रैक्टिस है उसको शुरू कर दिया। और ये कब हुआ? जब उन्होंने कलिंग की वॉर लड़ी थी। उस समय इतना ज़्यादा जो लोगों की जो डेथ थी वो इतनी ज़्यादा हुई थी, इतने सारे लोग इंजर्ड हो गए थे कि पूरी तरह से इन्होंने उस चीज़ को, जो वॉर है उसको त्याग दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग थे वो मर गए थे। बुद्धिस्ट एम्पर अशोक बिल्ड थाउजेंड ऑफ स्तूप एंड विहार फॉर द बुद्धिस्ट फॉलोवर। अशोक ने बौद्ध धर्म को तो अपनाया था, लेकिन बाद में बहुत सारे इन्होंने थाउजेंड ऑफ स्तूप भी बनवाए थे, विहार बनवाए थे बुद्धिस्ट फॉलोवर के लिए। इनका एक जो स्तूप है वो बहुत ही फेमस है, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था, जो सांची का स्तूप था, ये द ग्रेट सांची स्तूप भी कहा जाता है। इसको डिक्लेयर कर चुका है वर्ल्ड हेरिटेज, जो यूनेस्को है वो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित कर चुका है। अशोक का पिलर मैंने आपको बता ही दिया कहाँ पर है, सारनाथ में है। और 4 लॉयन कैपिटल आपको दिखाई दी ना, मैं पिक्चर में दिखाई थी किस तरह से वहाँ पर उसमें 4 जो लॉयन है वो बने हुए हैं, और नीचे जो उसका बेस है वो किस चीज़ का बना हुआ है, वो लोटस का बना हुआ है। और उसमें फिर अशोक चक्र भी है और 4 इंपॉर्टेंट उसमें एनिमल्स हैं। वेस्ट की साइड हॉर्स है, ईस्ट की साइड उसमें ऑक्स है, साउथ की साइड उसमें एलिफेंट है और नॉर्थ की साइड उसमें लॉयन है। तो इस तरह से वो पूरा का पूरा जो नेशनल एम्बलम बन के हमारा जो इंडिया है उसको अडॉप्ट करता है। जब हमारा देश आज़ाद होता है उसके बाद 26 जनवरी 1950 में इसको नेशनल एम्बलम के तौर पे, राष्ट्र प्रतीक के तौर पे इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह से पूरी अशोक की कहानी थी कि किस तरह से इन्होंने जो बहरी कोश वाली जो ज़िंदगी थी, ठीक है ना, जो साउंड ऑफ वॉर था उसको छोड़ के किस तरह से उन्होंने धर्म को फॉलो करा, आगे चल के बहुत सारे अच्छे काम करे, है ना। और पूरा जो बौद्ध धर्म को, ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म को इंडिया से लेके जो बाहर जो दूसरे देश है जो वहाँ तक जो फैलाने का काम किया है, उसमें जो असली जो मेन रोल है वो अशोक का ही है। ठीक है, तो इस तरह से मैं उम्मीद करती हूँ आपको पूरा जो अशोक की जो बायोग्राफी है वो बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। और अब आपके लिए अशोक के बारे में बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास पहुँच चुकी होगी, और होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने बाकी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।